नमस्कार। आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, मौजूदा सरकार में कई मसले जो हैं वो उभर के सामने आए हैं। पिछले दिनों जब जो है जेड मोड का जो है उसका टनल का उद्घाटन किया मोदी ने, और उमर जो है चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। हमारे साथ पीडीपी के एक्स एमएलसी एमआर कुरैशी हैं और ये बड़े तेज तराज अपनी पार्टी का रुख रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से उमर साहब ने जो है मोदी की तारीफ जो है गेट मोड का उद्घाटन के समय की, उसको आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं नव भारत 24/7 चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बर्निंग टॉपिक्स पर हमेशा ही बात करते हैं, पर ये जो टॉपिक है इस पे आज बात करने के लिए आपने मुझे मदद किया, ये यहाँ आए आप। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से अवामी नुमाइंदा रियासत साबका रियासत जो जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जिस अंदाज में उन्होंने अपने केस को प्लीड किया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो मायूस कौन है? पूरी आवाम जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मायूस हो गई कि जो वादे किए गए थे, अगर वकालत करने वाला जज के सामने बैठकर इस तरीके से प्लीजिंग 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 आर्गुमेंट करे, तो ये लगता ये है कि हम कोई डिक्टेटरशिप के अंडर हैं। ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अपनी आवाज को बुलंद रखना पड़ता है, अपनी ताकत को बुलंद रखना पड़ता है, अपने सवालात जो है उनको बुलंद रखना पड़ता है, अपने मुद्दे जो है उनको बुलंद रखना पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साबित हो गया कि वो पावरलेस है, मायूस है। जो उन्होंने वादे किए थे उन पर वो उतर नहीं रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको कोऑपरेट शायद नहीं कर रही। तभी वो मोदी साहब के आने पर यहाँ जिस अंदाज से उन्होंने केस को प्रोजेक्ट किया, जिस अंदाज से उन्होंने तारीफें की, वो लगता है कि जो उनका मंशूर था, जिस मंशूर पर उन्होंने आवाम से वोट लिए, वो उस पर खरे नहीं उतर रहे। ना तो उन्होंने कोई तरक्याती किसी काम की बात की, ना तो उन्होंने किसी टनल की बात की कि भाई आप मुगल रोड पे टनल बना दें, वहां टनल की बहुत अहम जरूरत है। ना उन्होंने छता पानी वहां उस जो शोपियां था पुल था, उस टनल था, उसकी बात की। ना ही उन्होंने ये जो छात्र या अपना कश्तवाड़ से जो सनतन टॉप से वो टनल था उसकी बात की, ना और किसी डेवलपमेंट की बात नहीं की। उन्होंने खालिस्तन ये तारीफ की कि आपके दौर में ये अमन आया। हम कब कहते हैं कि यहाँ ये अमन सिर्फ खालिस्तान ये उनके दौर में आया? जम्मू एंड कश्मीर फल फूल रही थी। जम्मू एंड कश्मीर ने ताबीर और तरक्की 5 अगस्त से पहले भी कर दी, बल्कि यहाँ 5 अगस्त के बाद हालात और बिगड़े और लोगों को उम्मीद थी कि जो अवाम का नुमाइंदा जिसके पास इस वक्त 50 मेंबर असेंबली की ताकत है, उससे ऊपर की ताकत है, और आज वो फुल मेजॉरिटी में होते हुए अगर इस तरह से डर कर बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर ने कोई अच्छा केस प्रोजेक्ट नहीं किया। इससे लगता है कि अवाम को मायूस हो गई। अवाम को इतनी मायूसी हुई कि अवाम अब समझती है, तरह तरह से बात करती है कि अगर यही हालात रहे तो इस जम्मू एंड कश्मीर की यूटी की सरकार से कोई तवक्का नहीं की जा सकती। कुरैशी साहब, एक सवाल और पैदा होता है कि ये जो उनका जो है उनका तारीफ करने का अंदाज था, आपको नहीं लगता है उनका वो असहाय महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ना तो स्टेट हुड है, ना ही बिजनेस उनको मिले हैं, और वो इस तरह से तारीफ करके ये मांग कर रहे हैं कि चलो मेरे पर रहम करो, स्टेट हुड का दर्जा दे दीजिए। क्या कहेंगे? देखिए ये बात, और ये भी कि पूरी तरह से इकोनॉमी भी जो है सेंटर के ऊपर जो है मुनसर है कि केंद्र जो है फंड देगा तो जहाँ विकास होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना यही बात कि ये बात अगर इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन से पहले होते तो हम कहते हैं कि उमर साहब के पास कोई पावर नहीं है। उमर साहब बड़े दावा कर रहे थे अपनी, जब मैनिफेस्टो उन्होंने इलेक्शन में लाया था, उनको पता होना चाहिए था कि जिस यूटी में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो उसकी पहले आप ताकत वापस ले लो। अगर ये पहले की बात होती तो मानते कि भाई उनके पास कोई अख्तियारात नहीं था। आज तो वो इलेक्शन में जीतकर असेंबली में पहुंच के, और वो चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको इस तरह से अपने
क्या फर्क पड़ जाता कि अगर वो तारीफों के बजाय तारीफ के पुल। मोदी साहब को किसी तारीफ की जरूरत नहीं, वो उनकी सियासत बड़ी मंजी हुई सियासत है। वो जम्मू एंड कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पर देखा उन्होंने 5 अगस्त को। उन्होंने इसमें जो तजर्बात थे वो यहाँ किए, यहाँ का जो लॉकडाउन किया, यहाँ पर जो हालात पैदा किए, यहाँ की बेरोजगारी को बढ़ाया, ये मुल्क में पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जा रहा है। तो यहाँ बेरोजगारी कितनी टॉप पर पहुंच गई, पढ़ा लिखा नौजवान मायूस है। यहाँ जमीन के मामलात हैं, जो आप कहते थे यहाँ डोमिसाइल या लैंड की जो प्रॉब्लम है उसके लिए, यहाँ जॉब की प्रोटेक्शन की बात थी। यहाँ पर अगर उन्होंने किसी तामीर के मौके पर वो आए थे कि टनल का इनॉग्रेशन था, तो इनको 7-8 टनल्स बाकी जो निकलने थे या और डेवलपमेंट होनी थी उसकी बात करनी थी, रेदर के भाई आप इतनी तारीफ करते आप तो पुल मान रहे हो। मुझे ये लगता है कि इस तरीके से लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप एक बीजेपी की इकाई साबित हो रही है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से उनकी अपनी इकाई, इतना चीफ मिनिस्टर जो असम का है वो उनकी तारीफ नहीं करता जितनी के मोदी की। कुरैशी साहब उन्होंने ये भी कहा, मतलब हाथ जोड़े, समझो हाथ जोड़ने थे कि स्टेट रोड वापस दे दो। फिर मोदी साहब हंसकर कहते हैं कि जब उचित समय आएगा स्टेट हुड वापस लीजिए। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हम उमर साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं, उनको याददानी कराना चाहता हूं कानून के वसातत से, आइन की वसातत से, कि हम गैर आइनी बात कोई नहीं कह रहे हैं। ना तो उनको अगर वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल कर दो, या ये कहते हैं कि जो मुराद वो मांग रहे 35A की बात करते, या रियासत की बहाली की बात करते, तो ये आयन के हदूद के अंदर की बातें हैं, ये कोई आयन के बाहर की बातें नहीं कि इस तरह से झिझक कर, डर कर, खौफ में बातें करें। उनकी कैबिनेट पे क्या असर पड़ेगा इसका? उनकी जो ब्यूरोक्रेट ने कितने शेयर हो जाएंगे। पहले उन्होंने कह दिया अपने असेंबली को मेंबरान को बुला के कि नहीं जनाब, ऊपर लेवल पर तो बात नहीं सुनते, ग्रास नीचे लेवल का ऑफिसर नहीं सुनता। तो आज अगर उनकी हालत ये देखकर आम वर्कर तो दूर की बात है, जो आम ऑफिसर है ग्रास रूट लेवल पर, वो क्या समझता होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब क्या बातें कर रहे हैं, इनकी तो कोई पावर ही नहीं है। तो लिहाजा उनको कोई सवाल रखने में कौन रोक रहा था उन्हें? उनको वो कह सकते थे कि हम जो भी डिमांड कर रहे हैं वो आयन के हदूद के अंदर कर रहे हैं। और आयन में अगर जो वो अपने लद्दाख वाले 6 शेड्यूल की बात करते हैं, तो इसमें इनमें को क्या कमी पड़ जानी थी? ले ये सवाल उन्होंने कर नहीं सके। उनकी कैबिनेट बिल्कुल कमजोर है। उनके जो एमएलए हैं वो कुछ बात करते हैं, वो कुछ बात करते हैं, अवाम में कुछ अफवाह फैलाते हैं, लेकिन वो नाकाम रहे। ना तो 12 सिलेंडर मिले, ना 10 किलो आटा मिला, चावल मिला, ना रोजगार 1 लाख की तरफ गए, ना ही उनको पावरें नजर आती है। तो ये डाइवर्ट करने की बातें चीफ मिनिस्टर साहब को इस तरह से पुलिस करके कुछ हासिल नहीं होना। ये बातें केजरीवाल साहब भी करते थे पहले, और आज उनको पता लगा कि हालत क्या है। कुरैशी साहब, दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से पहला सत्र जो है श्रीनगर में शुरू हुआ, तो इन्होंने कोई जिस तरह से इनके मैनिफेस्टो में 317 35 की बहाली की कि हम एक रेवोल्यूशन लाएंगे, लेकिन रेवोल्यूशन मिला। पीडीपी ने जो इस मुद्दे को उठाया, फिर जाके वो जो है 370 वो भी मतलब अंधेरे में रखा, कोई स्पष्ट जो है रेवोल्यूशन नहीं है। इस सत्र में भी जो है फरवरी में होने जा रहा है, पीडीपी की किस तरह की कारकर्दगी रहेगी इस सत्र में? देखिए जी, उस वक्त जब रेजोल्यूशन हमारे मेंबर जो वहीद रहमान पारा साहब है उन्होंने लाया, ये तो लाने वाले तो थे नहीं। उन्होंने पहले ही दिन अगर ये लाया, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि हम पहली कैबिनेट में यहाँ की स्टेटहुड के बारे में और यहाँ आर्टिकल 370 और उस रेजोल्यूशन पर मुखालफत की गई। उन्हें कहा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं, यहाँ कोई सही टाइम नहीं था लाने का। और जब प्रेशर देखा लोगों का, तो उसमें उन्होंने रातों रात दूसरे दिन एक रेजोल्यूशन लाया जिसका ना सर था ना पांव था, ना कोई क्लियरिटी थी उसमें। फिर उधर भी डर डर के उनके जो सहयोगी थे, जो कोलिशन थी कांग्रेस, उसने तो बोला ही नहीं उस पर। तो ये लगा कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कथनी और करनी में फर्क है। अब जो सत्र है उसमें किस तरह? उसमें वैसे ही होना है कि जब रेजोल्यूशन पीडीपी का आया था, वो रेजोल्यूशन हमारा वहां पर है। हमने कहा कि उसके बाद इन्हें जो रेजोल्यूशन अपना पास किया है, करवाया है, हम तो जोर देंगे। पार्टी हमारी कहेगी जिस स्टैंड पर है हम उसी स्टैंड पर कायम है। जब तक जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं होगा, यहाँ की आवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा, उसके इंसाफ की बात नहीं की जाएगी, तब तक हम आयन के अंदर की बात करते हैं। हम तो बाहर आयन से कोई चीज नहीं मांग रहे। तो लिहाजा ये तो गैर आयनी
गैर कानूनी बात नहीं है। अगर उमर साहब अपनी ताकत को इस तरह से कमजोर कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट इतनी कमजोर है, उनकी सरकार इतनी कमजोर है, तो एक दिन आ जाएगा कि लोग खुद कहेंगे तुम आप इस सरकार को छोड़ो और अवाम फिर कोई फैसला जिस तरह से इससे थोड़ा हटके एक सवाल है कि लगातार जो है रजौरी के कोट रंगा में एक हादसा हो रहा है। पहले 15 थी, अब 16 की जो है एक ऐसे में पूर्ण जो है मौत हो रही है और लगातार सरकार भी कुछ नहीं कर रही, सेंटर सरकार भी कुछ नहीं कर रही। क्या वजूहत है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार ये मौत हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये भी सरकार का फेलियर है, साफ साफ लफ्जों में सरकार का फेलियर है कि अगर 16 या 17 अमवात हो गई है पिछले 40 दिनों में, तो सरकार के जो नुमाइंदा लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कल वहां गए हैं, वहां पर मौके पर लोगों का एक हजूम लेकर गए, वहां पर कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें कंक्रीट कोई मामला सामने आते हों कि लोगों को, जो लोग जिन अमवात हुई है, जो इनोसेंट लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनको इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आया पिछले 40-45 दिनों में। मैं समझता हूं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये कोई टीम बनाई है। आज या कल आया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो रजौरी है उसके प्रिंसिपल का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये टॉक्सिक हो सकता है, इस तरह उन्होंने कहा हो सकता है। तो अगर आज लेबोरेटरीज जितनी भी है वो इसमें नहीं ला सके, तो वो एक इशारा कर रहे हैं कि टॉक्सिक पॉइजन हो सकता है कोई, ऐसी वो को बात कही है उन्होंने, लेकिन कंक्रीट उन्होंने भी नहीं कहा। तो मैं समझता हूं कि ये जिस तरीके से पुरअसरार तौर पर ये बच्चों की, बुजुर्गों की, वहां 3 फैमिलीज की अमवात हुई है, जिसमें 16-17 लोग और कुछ इस वक्त बीमार भी है, उनकी अमवात हो गई है, ये सरकार का फेलियर है। बिल्कुल, सरकार ये क्या, इसके सरकार आती है सिर्फ टीवी पर बयान देके, आप बताए ना, सरकार उनके मंत्री आते हैं, बात करके चले जाते हैं, उन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, पुलिस बताए ना क्या किया। मैं समझता हूं कि अवाम के अंदर खौफ और हरास है। रजौरी पुंछ अगर इस तरीके से किसी और तबके का कोई मामला बन जाता तो दिल्ली भी हिल जाती। आज अगर अंदाजा लगाओ कि अगर 16 या 17 आदमियों की पुरअसरार तौर पर मौत हो गई है, तो ये सबके लिए तशवीश का मामला है। अगर उसको जो भी एंगल बनता है, ये सरकार का पहला फरीजा बनता था कि सरकार इस पर क्या करती, अमलावरी करती, कोई इस पर कंक्रीट इशू लेके उस पर आती, लेकिन सरकार अभी उस पर कोई तरजीह मामला देती नहीं, इस पर भी सियासत कर रहे हैं। कुरैशी साहब, एक मुद्दा और भी बर्निंग इशू है जो लगातार, जो पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है, और ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसके ऊपर ट्रोल किया जाता है, उसके तंज कसा जाता है। इस समय डॉलर 87 तक पहुंच गया है, तो कोई भी खामोश है, उसके ऊपर बात नहीं। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि हम बड़ी अर्थव्यवस्था के मालिक बन गए, 5वीं अर्थव्यवस्था के पहुंच गए हैं। तो ये जो डॉलर की कीमत जो है बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, ये तो बिल्कुल तशवीशनाक मामला बनता जा रहा है मुल्क के अंदर पूरे का पूरा। उसका असर जम्मू एंड कश्मीर में भी पड़ेगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पूरी की पूरी डिपेंड है अर्थव्यवस्था जो दिल्ली की होगी। अगर मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा, इक्तिसादी जो है उसकी मजबूती होगी, तो उसका असर होगा। जिस तरह से डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं और पैसा रुपया की वैल्यू घट रही है, ये बहुत बड़ी तशवीशनाक मामला बनता रहा। यहाँ देखिए, कथनी और करनी में फर्क सामने आ रहा है। अगर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में अर्थव्यवस्था की हालत उस वक्त कितनी खराब थी और उन्होंने किस हद तक उसको इम्प्रूव किया, तो आज ये मैं समझता हूं कि यहाँ मुल्क के अंदर की हालात जो है वो इक्तिसादी हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और बेरोजगारी खासकर जम्मू एंड कश्मीर में पीक पर है, जिसका असर रुपया अगर इतना कमजोर नजर आ रहा है तो उसका असर जो है वो हर तबका फिक्र पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा, रसोई गैस पे पड़ेगा, अब ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा, या पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे पड़ेगा, हर एक चीज पे पड़ेगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इक्तिसादी हालत का ठीक होना जरूरी है। इसके लिए आवाम को मुतहद होकर बात करनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि जो सरकारें हैं ये अपने जो फराइज हैं वो अंजाम देने में नाकाम साबित हो रही है। कुरैशी साहब, एक लास्ट में क्वेश्चन है। जिस तरह से ढोल बजाया जाता है भाजपा की तरफ से कि विश्व गुरु, हमारी विदेश नीति जो है
उसका एक उदाहरण सामने आया है कि ट्रंप ने मोदी साहब को बुलाया ही नहीं, बाकी सारे कंट्रियों को बुलाया और सेरेमनी होनी है। तो इसको क्या कहेंगे? जिस तरह से ट्रंप ने मोदी साहब के, उनके खास मित्र थे, उनके साथ उनका प्रचार भी करने गए थे, लेकिन ओथ ने उनको नहीं बुलाना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए जी, ये मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूं कि हमारी ताकत कितनी भी हो, हम अपनी ताकत, ये मामलात मुल्क के अंदर के हैं। हिंदुस्तान का वजूद सरखरू होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे मुल्क का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से कोई, क्या वजूहात रही ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लगता है, महसूस होता है कि अगर इस आपकी बार ट्रंप सरकार ने जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया तो ये मामला तो तशवीशनाक, इसमें भी लगता है कि लोग साबित करते हैं। अगर जो गोदी मीडिया है उसने ये तो बड़ा कुछ कहना शुरू कर दिया कि जी अंबानी और नीता अंबानी जी को बुलाया, लेकिन वो अडानी साहब को नहीं बुलाया। ये एक बात है कि क्या उनको वारंट इश्यू था तब नहीं बुलाया, या गौतम हो ना अडानी साहब, तो क्या ये उनकी दोस्ती थी इस वजह से नहीं बुलाया? मैं समझता हूँ कि मुल्क का झंडा, मुल्क की जो इज्जत तो अफसाई है, ये बुलंद रहनी चाहिए। हम इसके हक में जो ये हुआ है, इसमें अंदरूनी क्या मामलात हैं, बैरूनी क्या मामलात हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में ये कूटनीति में कुछ कमी नजर आती है। तो एमआर कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। शुक्रिया।